जी बच्चों, अब एक छोटू सा क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। 10 का इनको सोल्यूशन देना है, ठीक है। पीछे तो कोई नहीं ऐसा रहता जिसका सोल्यूशन देना हो, तो मैंने करवा ही दिए थे मेरे ख्याल में, सारे ही हो गए थे बातों बातों में ना। चलो जी, कम से कम करने वाला काम है ना। अभी तो बहुत प्रैक्टिस हमने जो जोर देना है ना जी, इंशाल्लाह प्रैक्टिस पे देना है, ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अच्छा जी, करें जी, इस सवाल को ट्राई करें। जनरल एंट्रीज करो टू रिकॉर्ड अबव ट्रांजेक्शन। यकम जनवरी 10 को एसेट आया है, यकम यानी 11 को रिवैल्यू हुआ है, और 31 मार्च 11 को इसको हमने बेच दिया। मारो हिम्मत। यस, पहले आप। मैंने तो ज़बानी कलामी गोली करा जो दी है आपको। हाँ जी, नोट्स में नहीं है, नोट्स नए वाले नहीं मिले। चलो ये तो बहुत अच्छा होगा कि नहीं मिले। अब मेरा दिल है कि एक आधा सवाल और इसमें ऐड करके फिर फाइनल दे दूंगा आपको, क्योंकि अब तो वैसे ही बस हमने इस टॉपिक से रिलेटेड तो बस प्रैक्टिस ही है। बड़े सवाल बेटा, जो कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस है ना आपके, वो सिर्फ 4 टॉपिक्स के हैं। फाइनल अकाउंट्स है, कैश फ्लो है, सुन भी लो, फाइनल अकाउंट्स है, कैश फ्लोज है, रेशियोज है और कंसोलिडेशन। इन 4 टॉपिक्स के अलावा किसी भी टॉपिक का कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन में आपको सवाल नहीं मिलेगा। तो फिर बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं वो या तो एज एन एडजस्टमेंट उन बड़े सवालों में यूज़ होते हैं, या फिर वो आपको बाकी के 60 नंबरों में नज़र आते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में और वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो जो टॉपिक हम करते जाया करेंगे, मैं आपको कुछ ऐसे भी MCQs होंगे कि जो, जैसे मिसाल के तौर पे IAS 16 तो हमने कर लिया, लेकिन IAS 12 की एक एडजस्टमेंट होगी, तो वो एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, तो हो सकता है हमें थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा। कोई IAS 21 के साथ मिक्स कर देता है, कोई IFRS 9 के साथ चीज़ मिक्स कर देता है। तो कुछ है कि MCQs ऐसे हो भी सकते हैं जो फॉर द टाइम बिंग डिले करने पड़ेंगे, बट ज़्यादा लंबा अरसा नहीं, ठीक है। वो जब दूसरा टॉपिक पढ़ा जाएगा तो वो भी आ जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन कर लेते हैं जी। यहाँ पर ये हैंड आउट पर इंशाल्लाह आपको मैं रिवाइज करके दे देता हूँ, बल्कि ये तो ऑनलाइन वाले बच्चों को भी मसला होना है। खैर मसला क्या, अभी तो पहला सवाल आया है, ये फिर अगला सवाल भी आपके पास नहीं होगा ये वाला एंशिएंट मॉडल। हाँ ठीक है, वो बस मैंने बीच में ये डिस्पोजल डाला था ना, मेरे जहन में आ गया कि डिस्पोजल भी आपको करवाना है, तो छोटी सी सवाल ही डाल दी थी, ठीक है। अब जी रुपयों के अंदर भी कोई सवाल किया करे, पाकिस्तानी हैं हम लोग, ठीक है, तो कुछ रुपयों के अंदर भी सवाल होने चाहिए, सारी डॉलर डॉलर ना करी जाओ। मुइन परचेज द प्लांट फॉर 300 मिलियन रुपए ऑन यकम जनवरी 10, तो और प्लांट की लाइफ 10 साल है, और यकम जनवरी 11 को ये रीवैल्यू हुआ है। तो छोटी सी एग्जाम्पल सी हमने बनाई। वर्किंग नंबर 1, डेट, डिस्क्रिप्शन, प्लांट, प्लांट है, ओके, रीवैल्यूएशन, सरप्लस और प्रॉफिट एंड लॉस। बुक ले लिया आपने? किट तो कम से कम लें, किट तो कम से कम लें, किट लैपटॉप से कर लें, कोई मसला नहीं, मैं लिखवा दिया करूँगा, ठीक है, ओके जी। लेकिन बुक का कोई अल्टरनेटिव है कोई नहीं, ये मैं बता दूँ आपको। बहरहाल बुक तो बुक ही है, तो प्रिंट निकाल रहा है वो सही कर रहा है, बुक फॉर्म होता है। अच्छा चले जी,
यकम जनवरी 2010 को एसेट खरीदा है। कितनी कॉस्ट है जी इसकी? 300। यूजफुल लाइफ इसकी क्या है? 10 साल। तो 31 दिसंबर 2010 पर डेप्रीसिएशन होगी 300/10, 30 रुपये की। ठीक है जी। तो 270 इसकी क्या आ गई? बुक वैल्यू। अब ये साल गया गुजर, तो इस साल की एंट्रीज हम नहीं कर रहे। ठीक है, 31 दिसंबर 2010 तक की एंट्रीज हमने नहीं करनी। ठीक है, अब अगले साल के पहले दिन एसेट रीवैल्यू हो रहा है। एक लाइन खाली छोड़ी और रीवैल्यूड अमाउंट लिख ली। 500, 230 रुपये का रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया। अब पहले हालात नॉर्मल में तो यही होता था कि अब ये अगला साल पूरा डेप्रीशिएट हो जाता था, लेकिन आज क्या हुआ? कितने गया? हाँ, 31 मार्च पे ये एसिड बिक गया है, तो फिर 31 मार्च तक डेप्रीशिएट हो सकता है, उसके बाद डेप्रीसिएशन नहीं करनी, चार्ज रोक देनी है डेप्रीसिएशन। तो यहाँ पे हम आए, हमने लिखा जी 500। अच्छा, अब रीवैल्यूएशन के बाद रिमेनिंग लाइफ होती है, रीवैल्यूड अमाउंट डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ। तो एक साल गुजर गया था, रिमेनिंग 9, लेकिन ये तो पूरे साल की डेप्रीसिएशन पर ईयर आ गई। हमने इसको क्या करना है? 3/12, 14 कर लूँ मैं? अच्छा, अगली बात, जब आपने ये काम किया है ना, तो आपको पता ही है मैं भी नाल ही जाना है। क्या मतलब? वो भाई जो कह रहे थे नशर तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, हशर के साथ नशर भी करें। ठीक है, तो नशर भी 230 का वैसा ही करना है जैसा हशर किया। अगर 3 महीने की डेप्रीसिएशन चार्ज हुई है, तो 3 महीने की ही इंक्रीमेंटल डेप्शन हुई है जिसको ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, करना ही अलग ही है। ये नहीं कहना आपने सर सारा तो अभी चला ही जाना सरप्लस में, ना 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 ना, इसको अलग ही रखें। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2011 पर आपने इसको 31 मार्च 11 तक आपने इसको 3 महीने के बराबर ट्रांसफ़र कर देना है। ठीक है जी, कितना? तो 6 ही करो ना। सही हो गया जी? चलो, इतनी सी बात थी। अब बस इसको हमने कर देना है डिस्पोज। लेकिन मैं कहता हूँ कि पहले ज़रा एंट्रीज़ वगैरह कर ना लें, जर्नल एंट्रीज़। तो पहले साल की एंट्रीज अगर मुझे माफ़ कर दो, एसिड डेबिट कैश क्रेडिट 300, डेप्शन डेबिट अकोमोडेशन क्रेडिट 30 रुपये। ठीक है, अब मैं कर रहा हूँ फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011। ईयर एंड तो यही था ना। इसमें हमने यकम जनवरी 11 को पहले एसेट को क्या किया? रीवैल्यू। तो रीवैल्यूएशन की 2 एंट्रीज। पहली, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट प्लांट क्रेडिट। अब यहाँ पे खड़े होकर देख रहे हैं ये एसेट कभी रीवैल्यू नहीं हुआ, तो डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक सिर्फ एक ही डेप्शन 30 रुपये की आती है। तो ये पड़ी हुई थी हमारे पास, ये हमने यहाँ से। ठीक है जी, उसके बाद अब एसेट को कर दे रीवैल्यू। तो यकम जनवरी 11 पर एसेट रीवैल्यू हो रहा है, तो सरप्लस आ रहा है या लॉस? सरप्लस। तो आपने एंट्री पास की, प्लांट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस इन OCI क्रेडिट 230। ठीक हो गया जी? अच्छा, अब उसके बाद अब रीवैल्यू हो गया, अब इसने चलना था। तो 31 मार्च 11 तक ही चल पाया। एक ही एसेट है ना हमारे पास। मज़े का सवाल तो तब हो जब लेट से 5-6 प्लांट्स गिवन हो, कट्ठे रीवैल्यू हो, उनमें से एक बिके। कभी ऐसा सवाल किया? चलो किसी टेस्ट में दूंगा फिर। अच्छा, अब हाँ ना। अच्छा जी, अच्छा, अब डेप्रीसिएशन करेंगे। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट जी, कितने से? 14 से। और इंक्रीमेंटल डेप्शन की अब ट्रांसफ़र करें, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। अब इसमें OCI नहीं होना, 6 रुपये से। और अब ये एसेट हमारा डिस्पोज होने जा रहा है। ठीक है जी, तो 31 मार्च 2011 पर डिस्पोजल की जर्नल एंट्री लिखो भाई, बोलो।
एंट्री आती है, बोलो। एक्यूमुलेटेड डेबिट पहले लिख लिया करो, एक्यूमुलेटेड डेबिट, कैश डेबिट, एक लाइन छोड़कर प्लांट क्रेडिट, गेन लॉस देख लेंगे जहां भी आएगा। अच्छा, कोई बच्चा दरमियान में लाइन ना छोड़ना चाहे तो लाइन छोड़कर एंट्री शुरू कर दे, तब भी गेन आया तो इधर ही आ जाना है नीचे, लॉस आया तो टॉप पे लिख देंगे। बहरहाल अब चूंकि एसेट अपनी ज़िंदगी में पहले रीवैल्यू हो चुका है तो एसेट अकाउंट में इसकी रीवैल्यूड अमाउंट नज़र आएगी, जो कितनी है, तो जब डिस्पोजल होगा तो इसी 500 को यहाँ से क्रेडिट करेंगे। फिर चूंकि ये यकम जनवरी 11 को रीवैल्यू हो गया था तो इस दिन तक की डेप्रिसिएशन तो एलिमिनेट होकर नील हो गई है, तो फिर सिर्फ ये डेप्रिसिएशन जो 3 महीने की 14 रुपये की है ये एक्यूमुलेशन अकाउंट में पड़ी होगी, डेट ऑफ लास्ट रीवैल्यूएशन से इस दिन तक की। फिर कैश सवाल से मिला हमें कि कितने का बेचा इन्होंने, ये 750 मिलियन का इन्होंने बेच दिया, तो बताइएगा जी क्या 264 रुपीज़ का आ गया आपको गेन, जो आपने कहाँ फेंक दिया, पीएनएल। ठीक है, ये आपने बैलेंसिंग जी, मसला है कोई? अच्छा, अब ये जर्नल एंट्री तो हो गई। जर्नल एंट्री के अंदर आपको पता है एसेट अकाउंट अलग से क्रेडिट होता है, एक्यूमुलेटेड डेबिट अलग से डेबिट होता है, लेकिन मैंने वर्किंग में से डिस्पोजल को निकालना है। आसानी हो गई ना, वो जो मैंने आपको ये सवाल करवाए थे ओवरऑलिंग वाले, ये सारे पता नहीं किधर गए। ये तो रीवैल्यूएशन है, ये देखो, ये सुभान अल्लाह। तो ये मैंने ऐसे ही लाल लाल किया था, याद है कि एक्यूमुलेशन अकाउंट में से डेबिट हो रहा है 18, एसेट अकाउंट में से क्रेडिट हो रहा है 30। अब ये तो अलग अलग है, लेकिन चूंकि वर्किंग हमारी किस पर हो रही है, प्लांट हमारा वर्किंग में किस पे नजर आ रहा है, बुक वैल्यू पर, तो वर्किंग में से तो बुक वैल्यू ही माइनस होनी है, 18 और 30 का नेट यानी कि 12। तो वर्किंग में से मैं 500 नहीं माइनस कर सकता, कितने गया सवाल, वर्किंग में से मैं 500 नहीं माइनस कर सकता, ना ही मैं 14 कहीं अलग से माइनस कर सकता हूं, बल्कि मुझे क्या माइनस करना है यहाँ से, बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल, याद रखना है। ऐसे ही है ना, बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल, चाहे कॉस्ट मॉडल में पड़ा तो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेशन माइनस कर देंगे, बुक वैल्यू यहाँ पे निकलेगी। और अगर आप रीवैल्यूएशन मॉडल पे चल रहे हैं तो रीवैल्यूड एसेट में से एक्यूमुलेशन माइनस करनी है, जितनी पड़ी होगी, तो कितनी है वो आपके सामने है। तो 500, ये 500 कॉस्ट थी, 14 रुपये डेप्सिट होकर इस वक्त बुक वैल्यू पड़ी हुई है यहाँ पे कितनी, ये 486 यहाँ से माइनस करोगे, 500 करोगे तो नेगेटिव में एसेट नजर आने लग जाएगा भाई। 500 से 14 तो पहली डेप्शन के नाम पे निकल चुका है, बात समझ आई? तो फिर आपने यहाँ पर लिखा 486 ये डिस्पोजल। तो वर्किंग में डिस्पोजल की बुक वैल्यू नजर आया करेगी आपकी, और जनरल एंट्रीज में आपको अलग अलग एसेट अकाउंट से, तो ये जीरो हो गया जी। और बोलो वर्किंग में ये बुक वैल्यू माइनस कर दिया आपने, अब बुक वैल्यू आ रही है 31 मार्च 2011 पर ये, ठीक है। तो बुक वैल्यू 31 मार्च 2011 पर। यार दिल कर रहा है कोई ऐसा एक सवाल भी करें जिसमें ज़्यादा सारे एसेट्स में से कोई एक बेचें, इस तरह का क्या ख्याल है? अभी कर लें, फिर ऐसे टेस्ट में आपको दूंगा, आप नाराज़ होंगे। अच्छा, अब ये देखें जी, 31 मार्च पर एसेट अकाउंट में से 500 एक्यूमुलेटेड एसेट अकाउंट में से 14 निकला, तो नेट में देखें तो 486 निकली, ठीक है। उसके बाद अब एसेट तो निकल गया, अगर आप गौर फरमाएं तो कुछ ना किया आपने, कुछ ना किया तो 31 दिसंबर की शाम को भी आपके पास 224, 6 रुपये नहीं 224 रुपये का सरप्लस बाकी पड़ा होगा। ये वो रिमेनिंग सरप्लस है जो, बल्कि यूं ना कर लें, एक काम करते हैं, ये मैं यूं लिखता हूँ 200, हालांकि ज़रूरत नहीं है लिखने की, लेकिन चलो बुक वैल्यू, एक मिनट 224 लिख लेता हूँ मैं, एक मिनट मुझे ज़रा ये तो कर लेने दो, जो मैं फनकारी लगा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप क्या करो, बुक वैल्यू बिफोर डिस्पोजल लिख देता हूँ, ज़रा आसानी हो जाए ना जी। बिफोर डिस्पोजल ये बुक वैल्यू पड़ी हुई है एसिड की, और ये बुक वैल्यू ही पड़ी हुई है आपकी रीवैल्यूएशन सरप्लस की। कैरिंग वैल्यू भी पड़ी होती है ना, कि वो अभी ट्रांसफ़र कहीं नहीं हुआ, ठीक है, तो सही है 224 और ये 486। अब आपने कहा चलो जी बुक वैल्यू बिफोर डिस्पोजल ये थी, और हमने क्या कर दिया, हमने डिस्पोजल कर दिया। तो 31 मार्च 11 पे जब आपने डिस्पोजल किया तो एसेट अकाउंट में से यही बुक वैल्यू निकलेगी,
मतलब वर्किंग में से बुक वैल्यू निकलेगी, माजरत एसेट अकाउंट में से तो रीवैल्यूड अमाउंट निकलेगी और ऑक्यूपेशन अलग पड़ी होगी, पर वर्किंग में बुक वैल्यू निकल गई और ये हो गया जीरो। जबकि सरप्लस ये पड़ा रह जाएगा अगर आपने इसको छोड़ दिया तो, जबकि एसेट तो बिक गया है। अब कौन सा अनरियलाइज गेन जो आप सरप्लस इक्विटी में दिखाते रहो, तो इसको क्या कर दो, इसको यहां से निकालो और कहां फेंको, जहां आज तक फेंकते आए हो, यानी रिटेन्ड अर्निंग्स में स्लोली स्लोली करके। याद आया, पहले भी फेंकते थे तो आज भी ऐसे ही कर दो। तो इसका मतलब एक एडिशनल एंट्री हो गई 31 मार्च 11 पर, अगर रीवैल्यूड एसेट डिस्पोज हुआ और उसका सरप्लस कोई पड़ा था तो रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट कर दो 224 से। लो जी, ये आपका सवाल हो गया खत्म। तो ठीक है, अच्छा जी। अब ये तो था मामला ऐसा कि एक ही एसेट था, वही आपका बिक गया है जी। अगर मिसाल के तौर पे यहां पर आपके 10-12 प्लांट्स पड़े होते, सारे के सारे आप रीवैल्यू करते और उनमें से किसी एक को आप बेच देते, तो उससे फर्क क्या पड़ता? इधर देखो, ये वाली एंट्री 3 महीने की, लेट से 3 महीने बाद वो बेच रहे हैं तो 3 महीने की डेप्शन उस डिस्पोज होने वाले की यहाँ पे चार्ज होती, उसकी ट्रांसफर की भी एंट्री होती, उसके डिस्पोजल की होती और उसके बचे हुए सरप्लस की भी होती। लेकिन एक एडिशनल काम क्या करना पड़ता आपको, जो बकाया प्लांट्स बच गए हैं उनकी आपको पूरे साल की डेप्शन चार्ज करनी पड़ती। ठीक है, कुछ समझ आया या सवाल कर लें? एक कर लेते हैं। अब मेरे पास सवाल तो कोई नहीं है। हाँ, मुझे एक सीए का एक सवाल याद आ रहा है। ठीक है, FAR 1 से निकालता हूँ, 2 से भी निकल सकता है वैसे तो। ये जी, ये क्वेश्चन है, इसको फिर मैं भाई ये भी लिख लो, मैंने क्वेश्चन 68 जो है वो इनकी किताबों के अंदर, इनके नोट्स के अंदर यहाँ से डालना है। ठीक है, सही है, ये बच्चों ने होमवर्क किया था, सीए वाले बच्चों ने। अच्छा, अब ये सवाल को देखो ज़रा, इस सवाल में और आप वाले सवाल में फ़र्क क्या है ये देखो। KL uses revaluation model for subsequent measurement of its property, plant, equipment. 5 buildings were acquired in same vicinity on Yakam January 10 at a cost of 200 million. अब सेम विसिनिटी है ना, कुछ और ना बताया तो नॉर्मल अजम्पशन क्या है, अगर 5 बिल्डिंग्स की कॉस्ट 200 है तो एक की फिर 40 है, तो सही है ना, ये अजम्पशन सेम एक जगह पे लिए है ना 5 बिल्डिंग। ठीक है, ये लेनी पड़ेगी। वैसे इससे भी अच्छा सवाल हो है मौजूद, लेकिन वो फिर बहुत उलझाएंगे आपको, इससे अच्छा भी सवाल हो, ठीक है, तो वो ये है कि आपको बहुत सारी बिल्डिंग्स कहे के हैं और किसी एक के बारे में अलग से बताया, उसकी कॉस्ट इतनी थी, उसका सरप्लस इतना, वगैरह वगैरह वगैरह। खैर चले, ये यूजफुल लाइफ इसकी 20 साल थी और रीवैल्यूएशन हमने जाकर की है यकम जनवरी 16 पे। एक तो मैं जंप करके यहाँ पे आ जाऊंगा, ठीक है, और सारी बिल्डिंग्स को रीवैल्यू कर लिया 480 पे, और उसके बाद अच्छा इत्तेफाक से ये भी 3 महीने बाद ही है। चलो, तो 31 मार्च 16 पे 3 बिल्डिंग्स बिक गई, 5 में से 3 बिकी हैं, 2 अभी बाकी हैं। तो अब ये एक नया सवाल आ गया। ठीक है, इसको कर लेते हैं अब यहीं पे ही। लो भाई, अब इसका क्या फ़र्क पड़ना है देख लेते हैं ज़रा। ये जनाब एक और क्वेश्चन आ चुका है मार्केट के अंदर, इसी तरह से इसकी भी एंट्रीज कर लेते हैं, पहले वर्किंग करते हैं फिर एंट्रीज करते हैं। ठीक है, ओके। फ़र्क वैसे आपको ज़बानी कलामी पता लग भी रहा है, 5 बिल्डिंग्स हैं, सारी रीवैल्यू होनी है, 3 उनमें से बात बढ़ती जा रही है। मेरे प्लान में ये चीज़ें होती नहीं है, लेकिन बस फिर क्या करें, आप लोगों की मोहब्बत ही ऐसी है कि बात बढ़ती जाती है। तो डेट, डिस्क्रिप्शन और
एसिड ही लिखा हुआ है, क्या था, बिल्डिंग्स थी, बिल्डिंग्स हैं, रीवैल्यूएशन सरप्लस है, प्रॉफिट एंड लॉस है। अब एग्जाम्पल 68 नहीं लिखूंगा, ये आप लोगों को जो नंबर सवाल का लगेगा ना अब नोट्स में, फाइनल अब नोट्स मिलते हैं तो उसके अंदर, ठीक है, वो नंबर लगा दूंगा, 15 16 जो भी लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब यकम जनवरी 2000, अब सवाल ऐसे साथ साथ चलेगा, इसकी पिक्चर ले लो, कम से कम इसकी पिक्चर तो ले लो ताकि वक्त ज़रूरत सनद रहे और काम आए। बाकी हैंड आउट ऑनलाइन वालों का फाइनल हो जाएगा तो मिल जाएगा उनको सारा का सारा बेहतरीन हो गए, और जो लेट ज्वाइन करने वाले होंगे 2-3 तो चलो स्टार्ट वाले होते हैं, जो लेट वाले होते हैं तो उनको वैसे ही रेडी वाली फिगर मिलती है, रेडी वाली चीज़ मिलती है। अच्छा, वो कहते हैं यार ये कह रहे हैं ये हैंड आउट चेंज करेंगे, हमारे पास तो चेंज ही है। अच्छा जी बेटा, यकम जनवरी 10 पे 200 मिलियन की 5 बिल्डिंग्स खरीदी, तो यकम जनवरी 10 कॉस्ट है कितनी, ठीक है 200। अच्छा, उसके बाद इनको डेप्रीशिएट करना है, यूजफुल लाइफ कितनी गिवन है जी, तो 200/20, लेकिन ये तो 1 साल की डेप्शन है, तो मैं पागल तो रही हूँ, मैं एक एक करके वर्किंग करूँ, तो मैं यकम जनवरी 10 से 31 दिसंबर 11 12 13 14 15 5 साल का जंप लगाऊंगा। कितने साल का, 5 साल का जंप लगाऊंगा, ठीक है, तो इंटू 5, तो ये जनाब मेरे पास आ गया 50 रुपये की, ये डेप्शन नहीं अक्यूमुलेटेड डेप्शन है वैसे बाय द वे, चलो अब मैंने लिखा हुआ है डेप्रीसिएशन, अगर अक्यूमुलेटेड डेप्शन लिखना चाहें तो लिख लें। ये कितना आ गया जी, 150 बुक वैल्यू आ गई 31 दिसंबर 15 तक की, ठीक है। अब अच्छा नहीं लगता आप डेप्रीसिएशन लिखा हुआ, मैं लिख देता हूँ लफ्ज़ अक्यूमुलेटेड भी साथ, वैसे मसला होना नहीं चाहिए आपको, आपको लाइन के बैगर्स थोड़े ही हैं, you know the meaning of line के beggars, okay, this is fast English, actually this will not come to you, go to you, this will come to me only। अच्छा जी, 31 दिसंबर 16 गुजर गया, अब यकम जनवरी 15 गुजर गया, 31 दिसंबर 15 गुजर गया, यकम जनवरी 16 पर एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखें 400 तुसी। अब 400 तुसी कहाँ से मिला, ये तस्वीर भाई ने खींच ली थी, ये रीवैल्यूड अमाउंट है तमाम बिल्डिंग्स की, माशाल्लाह कितना जी, 330, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, 330 रुपए का रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया जी, ये तमाम बिल्डिंग्स का है, तमाम नेटवर्क पर लातादाद फ्री कॉल्स। अच्छा, अब भाई इस साल में ना, इस साल में 3 बिल्डिंग्स जो हैं वो बिक गई 31 मार्च पे, तो इन 3 बिल्डिंग्स की डेप्शन को 31 मार्च पे रोकना पड़ेगा, जबकि बाकी 2 को पूरा साल डेप्शन करना है। अब इस रीवैल्यूड अमाउंट के अंदर तमाम बिल्डिंग्स की रीवैल्यूड अमाउंट पड़ी हुई है, तो अगर मैं सिर्फ डिस्पोजल की अलग करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा, मैं कहूँगा जी इधर देखना ज़रा, ये जी 480 जो है ना जी, ये 480 डिवाइडेड बाय 5 करें तो जब कॉस्ट 5 की सेम थी तो रीवैल्यूड अमाउंट भी 5 की सेम ही, ये करने से क्या हो जाएगा, पर बिल्डिंग आगे कॉस्ट कितनी आती है रीवैल्यूड अमाउंट 90, ये 96 क्या है जी, ये इन रिमेनिंग बिल्डिंग्स की रीवैल्यूड अमाउंट है, सॉरी इन बिकने वालियों की, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे किससे, इधर खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालेंगे उससे, क्योंकि रीवैल्यू जो हो गई हैं और वही ये भी हुई है रीवैल्यू, बाकी भी हुई है, इनको बस 3 मिनट डेप्शन करने हैं, बाकियों को पूरे साल, ठीक है। तो यकम जनवरी 10 से 31 दिसंबर 15 तक 4-5 साल गुजर गए थे, 5 साल, तो 20 में से 5 गए, बाकी कितने, तो डिवाइड बाय 15 किया तो ये तो आ गया पूरे 1 साल की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया ना, लेकिन हमने इसको क्या करना है 3/12। हाँ जी बोलो, 2 कर लूँ, इजाज़त है, ज़रा माजरत के साथ हैं। अच्छा, अब ये 1 की नहीं है ना, 96 1 की नहीं है, हाँ सॉरी एक और काम भी कर लो ना, यहीं पे ही कर लो, सॉरी आई एम रियली वेरी सॉरी। आप जो पर आया है ना, पर इसको किससे कर लो मल्टीप्लाई, पर जिसको लगे हुए हैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इससे क्या होगा
ये 3 बिल्डिंग्स की रीवैल्यूड अमाउंट आ जाएगी। कितनी? 288। तो 288 डिवाइडेड बाय, अब बाकी सारा काम सही हो गया, 288 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 3/12, आंसर इज 4.5 कर रहा हूँ मैं, 5 रुपये की डेप्शन हो गई। ठीक है, अब भाई सारी वर्किंग यहीं पे करनी है, थोड़ी गल वध गई जे। ठीक है, गल वध गई जे मुख्तारिया, गल वध गई है मुख्तारिया। तो यहाँ पे आओ, नशर भी कर दो। अब वो साथ ही चलता है, पता है आपको, 330 सरप्लस था तमाम बिल्डिंग्स का, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो आंसर क्या आया? गल वधी जा रही है, वधी जा रही है, वधी जा रही है। 198, 198 को डिवाइड किया आपने 15 से, ये पूरे साल की ट्रांसफ़र बनती है, पूरा साल तो हमने ट्रांसफ़र करना नहीं है जी। तो एक काम क्यों ना करें यार, आप ज़रा नीचे आ जाओ मेरे दोस्त, ऐसे कर, ऐसे। ठीक है जी, रौला ही मुकाओ, कहाँ तक लेके जाएंगे इसको? चली जा रहा है, चली जा रहा है, चली जा रहा है, चल ही हो गया जी। तो ये आ गया जनाब, इंटू 3 किया तो ये आ गया सरप्लस 198। किसका है जी? ये तमाम बिल्डिंग्स का सरप्लस है। अब ये तमाम बिल्डिंग के सरप्लस को 3 महीने के बराबर इंक्रीमेंटल डेप्शन कहकर इसको ट्रांसफ़र कर दो। ठीक है जी, तो 198 डिवाइडेड बाय 15, लेकिन ये पूरे साल की है ट्रांसफ़र, तो 3/12। हाँ जी, कुछ समझ लगी? थोड़ी सी गड़बड़ तो नहीं हो गई? समझ आ रही है कि नहीं? समझ आ रही है कि नहीं? नहीं आ रही तो फिर समझ लो, 10 बार समझ लो, कोई मसला नहीं। हाँ जी बोलो। तो 3 कर दो ना यार। अब ये क्या है जी? ये अब फैसला हो गया मेरे ख्याल में, अब इसको ऊपर ले ही जाते जी बच्चों। ये जनाब हमारे पास आ गई है जी डेप्रीसिएशन इन बिल्डिंग्स की जो हमने 31 मार्च पे सेल कर दी है। ठीक है जी, ये 31 मार्च 2016। अब यहाँ पर इकट्ठा ही करना पड़ेगा, वो ब्रेक नहीं लगा सकते, वो सिर्फ सिखाने के लिए था आपको। अब मैं कहूँगा मुझे बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल अगर सिर्फ निकल जाए ना तो गल हो जानी। यहाँ पर तो बुक वैल्यू बिफोर डिस्पोजल थी सिर्फ एक बिल्डिंग की, तो वही निकाल दी। अब काफ़ी सारी है ना, तो इसका मतलब मैंने यही बुक वैल्यू निकालनी, लेकिन किसकी निकालनी है? सिर्फ डिस्पोजल की। अब डिस्पोजल की बुक वैल्यू कैसे निकलेगी भाई? वेरी आसान, वेरी वेरी आसान। कैसे? 288 रीवैल्यूड अमाउंट थी ये इन 3 बिल्डिंग्स की, जिसमें से अभी सिर्फ कितनी डेप्शन में गई है? 5, तो ये -5। ठीक है, 283 ये गया। बाकी सरप्लस के साथ भी वही अशर करना होता है आपने। क्या जी? 198 का सरप्लस तीनों बिल्डिंग्स का था, जिसमें से 3 ट्रांसफर हो गया, बाकी जो बचा वो कितना है? 195। अब जो बाकी 2 बिल्डिंग्स बची है ना बेटा, उनको बाद में देखते हैं, पहले मैं कहता हूं ये काम कर लें, क्या ख्याल है? और मैंने एंट्री सिर्फ करनी है जी फॉर द ईयर, हमारा 16 ही है। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड। देखो इसमें भी क्या लिखा हुआ है, इसने तो खैर नोट मांग लिया, आपने जनरल एंट्रीज करनी है, वो मैं आपकी रिक्वायरमेंट बदल दूंगा। ठीक है ना, तो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, उसके बाद आपने 1 जनवरी 16 पर रीवैल्यूएशन के लिए पहली एंट्री की, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट बिल्डिंग्स क्रेडिट कितने से? 50 रुपये से। ये बताने की जरूरत है 50 कहाँ से आया? अच्छा, जहाँ पे जरूरत हो खुद बता देना है, ओके, शर्म नहीं करनी। ये कभी भी नहीं सोचना ये सवाल है कोई करने वाला, भाई सवाल हर एक करने वाला होता है, ये मैंने डिसाइड करना है कि इसका जवाब देना है नहीं देना, अभी देना है, फौरन देना है नहीं देना, बेइज्जत करना है नहीं करना। ठीक है, अच्छा दूसरा भाई आवाज़ आना बंद तो नहीं होगी? देखो तो चेक करो जी, माजरत माइक्रो का मसला बन गया था। अच्छा जी, तो दूसरी एंट्री क्या है जी? ये देखो, ये रीवैल्यूएशन की एंट्री करो, बिल्डिंग डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट, बिल्डिंग डेबिट, बिल्डिंग्स डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई से होता हुआ चला जाएगा इक्विटी में। ठीक है जी, अच्छा अब ये हो गया जनाब, साल के पहला दिन ये काम हो गया, और उसके बाद फिर लड़ाई पड़ गई, 3 बिल्डिंग्स बेचने पे आ गए, हालात हमारे माड़े हो गए, हमने 3 बिल्डिंग्स बेच दी 31 मार्च 16 पर। पहले इनको क्या करेंगे? डेप्रीशिएट। पहले लाओ तो सी 31 मार्च से, ये क्यों भूल रहे हो? ये एक बिल्डिंग थी, ये एक एसिड था, अब उसी को बीच में फिट कर रहे हैं, तो मैक्सिमम
ये जरा टेंशन वाला काम बना है कि क्योंकि इसमें से एक्सट्रैक्ट करना था कुछ चीजों को, तो ये थोड़ी सी वर्किंग जरा थोड़ी कॉम्प्लेक्स बनी है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट ओनली 5 से, फिर साथ ही हाँ जी 31 मार्च पे जो डेप्रिसिएशन के नाम पे ट्रांसफर होनी है वो उसी नाम पे ही होनी है, ठीक है। रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 3 से। अब क्या करना है जी, बोलो बोलो बोलो, अब डिस्पोजल आया आपका, डिस्पोजल अब आया है 31 मार्च 16 पर, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, कैश डेबिट, प्लांट नहीं बिल्डिंग्स क्रेडिट। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात पहले सिखा चुका हूं इसीलिए ताकि मुश्किल सवालों में ये काबू में रहे। हमने बिल्डिंग अकाउंट में से क्या निकालना है, लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट बिल्डिंग्स की, लेकिन सिर्फ बिकने वाली बिल्डिंग्स की। वो मेरी ना इत्तेफाक से इस वर्किंग में निकल आई हुई है, ये 288। ये 288 क्या है, 480 तमाम बिल्डिंग्स की रीवैल्यूड अमाउंट है, जिसमें से 288 क्या है, मेरी इन डिस्पोज होने वाली बिल्डिंग्स की रीवैल्यूड अमाउंट। तो ये 288 एसेट अकाउंट में से क्या कर देंगे, क्रेडिट, बिल्डिंग अकाउंट में से क्या कर देंगे, क्रेडिट। और इनकी आज डेट ऑफ सेल से आज तक की डेप्शन है ही सिर्फ कितनी, 5। तो ये क्योंकि रीवैल्यूएशन तक तो सब एलिमिनेट होकर नील हो गया था। ये बिल्डिंग कितने की बिकी हैं, सवाल यहां नहीं है, सवाल है कहीं और। ये 3 बिल्डिंग्स वर सोल्ड फॉर 30 मिलियन ईच। ध्यान से पढ़ना, 30 मिलियन ईच का मतलब एक 30 की है तो सारी 90 की। हाँ जी, क्या है, लॉस है गेन है, लॉस आ गया, कोई बात नहीं, कितना 193 का लॉस आ गया, ठीक है। पीएनएल में ये लॉस फेंक दो, बैलेंसिंग जो आपने निकाला होना आराम जे। लेकिन आपको पता है ये 280, अच्छा ये 283 ही क्रेडिट किया, वर्किंग में आपने माइनस किया है ना, ये देखो ना, इन दो को आपको नेट करके देखना पड़ेगा ना, वर्किंग बुक वैल्यू पे है, तो 283 ही क्रेडिट हो गया एसेट अकाउंट में। तरतीब समझ आ गई है, पक्की बात है, बिल्कुल शीशा है, शीशा क्रिस्टल क्लियर है। चलो अच्छा, अब अगला काम क्या है, अगर आपने इस 195 को छोड़ दिया तो रोता रहेगा, तो आपने 31 मार्च 16 पर बचे खुचे को भी आपने डेबिट करके रिटेन अर्निंग में क्रेडिट कर दिया 195, ठीक है। और कुछ रह तो नहीं गया अभी, जी हाँ, अब वो जिसका इंतजार था अब वो आ गया, ठीक है, अब वो भी आ गई एडजस्टमेंट, तो कोई मसला नहीं जी, मुश्किल कोई नहीं है। मुश्किल लग रहा है वैसे आपको, इससे मुश्किल हो नहीं सकता, वैसे ये मैक्सिमम मुश्किल हो गया अब जो होना था, तो आप कायम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो डेप्रिसिएशन है अब रिमेनिंग बिल्डिंग्स की। अब अगर 480 जो था वो बच्चों सारी बिल्डिंग्स की रीवैल्यूड अमाउंट थी, 288 उसमें से डिस्पोज हो गई, तो रिमेनिंग जो बचा है मैं अब क्या लिखूं दोबारा, जो भी बचा है वो यही है ना, रिमेनिंग बच गई ना, अब मैं क्या आंसर लिखूं, जगह तंग है ना, है डिवाइडेड बाय 15। लेकिन इनको आपने फ्रैक्शन नहीं लगाना। क्यों फ्रैक्शन नहीं लगाना भाई, पूरा साल, क्योंकि मैंने वहां पर ली ही कौन सी बिल्डिंग है। हाँ, या तो मैं सबको 3 महीने डेप्रिसिएट कर चुका होता तो फिर सिर्फ इनको 9 महीने करता, लेकिन उसमें फिर मेरे पास वो 5 की फिगर निकलना मेरे लिए मुश्किल हो जाती, ठीक है। एनीवेज जी, क्या आता है, तो 13 करना उस्ताद। उसके बाद जब सबका सरप्लस था 330, उसमें से आपने में से 198 निकाल दिया, सारे का सारा ही निकल गया था ना, वो 198 निकला 2 टुकड़ों में है माशाल्लाह से, 5, 3 और 195 करके, पर हमें से क्या, हमारे पास तो जो बचा है उसकी बात हो रही है, डिवाइड बाय 15, जी आंसर 9। अब इसकी एंट्री क्या होगी, एंट्री 31 दिसंबर 16 पर, बोलो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमू, ये अब रिमेनिंग बिल्डिंग्स की डेप्रिसिएशन आ गई कितनी, 13, और रिमेनिंग बिल्डिंग्स की ट्रांसफर आ गई कितनी। अब और क्या कर सकता है एग्जामिनर, वो तो पहले ही वर्किंग में निकली हुई है मतलब कह रहा हूं कि और क्या शरारत कर सकता है आपके साथ, यही बातें ही हो सकती हैं अब मैक्सिमम, ठीक है। तो ले जी, आप पिक्चर के लिए 1 मिनट ज़रा दे दें मुझे, थोड़ा सेट कर लूँ इसको मैं, ताकि दूर से आपको पिक्चर सही से नज़र आ जाए। लेकिन अगर आप बुक वैल्यू निकाल लेना तो वो होगी आज। ये पिछले सवाल में इसलिए थी कि एक ही एसेट था वो बिक गया था, अभी तो कुछ बिक गई हैं बिल्डिंग्स, कुछ अभी
बाकी हैं, तो बुक वैल्यू जो पड़ी होगी 31 दिसंबर 16 पर, जो बिल्डिंग्स बाकी हैं 2 उनकी होगी जी। ठीक है, लो भाई, ये आपकी क्वेश्चन नंबर पता नहीं कौन सा होगा, 68 तो आपका था ना उसमें। चलो एग्जाम्पल है, क्लास एग्जाम्पल है, ठीक है, इसको मैं नोट्स में डाल दूंगा। ओके, अब एक्सट्रैक्ट्स में आपने जब एक के एक्सट्रैक्ट्स बना ली, सब भी वैसे ही बनने, फर्क तो कोई नहीं होना, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि जी हम दोनों को आमने सामने देखें, सिंगल एसेट और दोनों को, तो आपको फिर ज़रा अच्छे वाले कैमरे लाने पड़ेंगे मार्केट से। तो ये दोनों मैं तो सामने रख देता हूँ, ये लो, अगर कुछ नज़र आ रहे हैं तो। एक मिनट, अब ठीक है, अच्छा जी। अब रीवैल्यूएशन का मेरे ख्याल में काफ़ी हमने पिटाई कर ली है, ठीक है, रीवैल्यूएशन की अब जान छोड़ देते हैं। लेकिन आपने एक काम करना है, आप लोगों ने अभी तक भी किताब नहीं ली है ना, ये नोट्स तो नहीं ना होंगे आपके पास, ये वाले इन्हें अपडेट करके नहीं दिए मैंने, आप अपडेट ये करके लाया था असल में। अच्छी सी फोटो कॉपी कराओ ना यार, जो मैंने लास्ट वाले भेजे थे। वैसे तो अब इनमें 2-3 सवाल भी और डालने हैं, लेकिन चलो अभी के लिए तो इसको दो भाई। ये ना आपने यहाँ से पढ़ना है एक बार, ठीक है। अगर किताब आपके पास होती तो मैं कहता कैप्लन को पढ़ के देख लो, कुछ चीज़ बाहर तो नहीं है, नहीं होगी इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन अब फिलहाल तो गुजारा करें, ठीक है। पीडीएफ भी शेयर कर दिया करो ताकि अपडेट होता रहे। अच्छा अब इधर देखो, प्रॉबेबली। अच्छा अब सुनो, कोई बात टेंशन नहीं लेनी है, अभी ज़रूरत पड़ी है तो अभी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो कॉस्ट मॉडल या रीवैल्यूएशन मॉडल, 2 ऑप्शन हैं, ठीक है। जब आपने किसी एक को चूज कर लेना है तो फिर आपने उसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है सारी क्लास ऑफ पीपीई पे। फिर कुछ बातें हैं यहाँ पर, कितना सफिशेंटली रेगुलरली, कितने अरसे बाद, अगर रीवैल्यूएशन मॉडल है तो कब कब करें। तो इस पैरा के अंदर स्टैंडर्ड सिर्फ ये लिखता है कि अगर आप रीवैल्यूएशन मॉडल पे हैं तो ये कोई नहीं है कि सालाना हो, माहाना हो, या ये हो या वो हो, ठीक है। बल्कि आपको स्टडी कहता है कि आपने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि आपकी बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू में मटेरियल डिफरेंस ना आए, क्योंकि आपका दावा है मैं रीवैल्यूएशन मॉडल पे चल रहा हूँ। तो इतना रेगुलरली करो इसको फ्री वैल्यू के ज़्यादा डिफरेंस ना आए बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू में, ठीक है। दूसरी बात, क्लास वाइज एप्लीकेशन होती है, मतलब अगर आपने एक प्लांट को रीवैल्यू किया और दूसरे को छोड़ दिया, या बिल्डिंग फलां को रीवैल्यू कर लेते हैं फलां को छोड़ देते हैं, नहीं, आपके पास डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट्स है, ठीक है। आपका लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, इक्विपमेंट एंड फर्नीचर, इक्विपमेंट है, चलो उसी में आ गया, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स है, आपका कंप्यूटर्स हैं, आपके व्हीकल्स हैं। अब आपने लैंड एंड बिल्डिंग को, अगर किसी एक लैंड को या किसी एक बिल्डिंग को करना है तो पूरी क्लास लैंड एंड बिल्डिंग को रीवैल्यू करना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए प्लांट को, फर्नीचर को, कंप्यूटर को, व्हीकल को रीवैल्यू करने की जरूरत नहीं है। क्लास बाय क्लास एप्लीकेशन है, क्लास वाइज एप्लीकेशन होती है, रीवैल्यूएशन मॉडल क्लास वाइज अप्लाई होगा, ठीक है। डेप्रीसिएशन बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे कॉस्ट मॉडल के अंदर एसेट के साथ, अभी करके भी आ गए हम, ठीक है। ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, ये ट्रीटमेंट आप लोगों ने अभी बाकायदा एंट्रीज के अंदर देख लिया है। ये वो बात लिखी हुई है कि आप ईयरली बेसिस पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं या डिस्पोजल पे भी, डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हैं। सवाल अगर खामोश हो तो मैं तो कहता हूँ इंक्रीमेंटल वाला काम ही किया करें, ठीक है, सही है। तो ये थ्योरी आपने लाजमी आज पढ़ लेनी है। अब आज की जो आखिरी बात रह गई थी ना जी, वो थी कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट की, ठीक है। तो अगर वो थोड़ी सी बात हम कर लें तो कम से कम आप ट्राई तो करके आ सकते हैं, ठीक है। मैंने आपसे बात की थी कि एक हवाई जहाज़ है, ठीक है जी। अब ये हवाई जहाज़ बनाने की मैंने कोशिश की है, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा अब ये जो हवाई जहाज़ है,
ये थंडर है, ठीक है जी। और इसमें अब आपको पता है इसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं, एक इसकी बॉडी है, एक इसके अंदर यहाँ पर करके इंजन लगा हुआ है, ठीक है जी। सीट्स वगैरह इधर लगी होंगी, वायरिंग, इलेक्ट्रिक वायरिंग वगैरह, ठीक है। अब इस पूरे जहाज़ की एक कॉस्ट है, ठीक है, जिसके अंदर हर कंपोनेंट की डिफरेंट कॉस्ट है, हर कंपोनेंट की डिफरेंट कॉस्ट है, और हर कंपोनेंट जो है उसकी यूजफुल लाइफ भी डिफरेंट है। बॉडी जो है वो अगले 10 साल चलती रहेगी, 15 साल, 20 साल, 20 साल लेट से बॉडी की लाइफ क्या है जी, 20 साल। इंजन की लाइफ सिर्फ 5 साल है। सीट्स जो है वो 15 साल चल जाएंगी, इलेक्ट्रिक वायरिंग जो है वो 10 साल चल जाएगी, और हर एक कंपोनेंट को अलग से कॉस्ट भी एलोकेटेड है, ठीक है। कि मिसाल के तौर पे अगर ये जो है वो आपका 25 रुपये का है, आगे वो बिलियन डॉलर डॉलर खुद लगा देना, ठीक है। तो 25 डॉलर का अगर ये जहाज़ है, तो हमने कहा जी इसके अंदर से जो इसका इंजन है ना जी, इंजन उसके ऊपर वो 10 है, जो बॉडी है उसकी 5 सीट्स जो है वो 2 रुपये की, बाकी क्या बचा, कितना बच गया, ये जनाब आपकी वो सिस्टम्स की, कंप्यूटर्स की, वायरिंग वगैरह की कॉस्ट। अब हर एक की लाइफ है डिफरेंट, कॉस्ट भी डिफरेंट, तो हर एक को डेप्रिशिएट भी करना है अलग अलग, हर एक को डेप्रिशिएट भी क्या करना है अलग अलग, और इसी में से ही फिर को पार्ट रिप्लेस हो तो उसकी अकाउंटिंग पहले ही आपको सिखाई हुई है, तो दरअसल ये काम आपको आता है, ठीक है। अब इसी काम को ज़रा इस सवाल के अंदर आपने ट्राई करना है, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है जी, कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट क्या कॉन्सेप्ट क्या है, ईच पार्ट ऑफ एन एसेट दैट हैज़ अ कॉस्ट that is significant in relation to total cost must be depreciated separately. This means that cost of an asset might be split into several different assets and each depreciated separately. इसमें एक क्वेश्चन है एंशिएंट वाटर्स लिमिटेड के नाम से, ठीक है। ये स्प्रिंग वाटर की बोतलें भरते हैं। इन्होंने बॉटलिंग प्लांट 2 जनवरी को सोचा है कि हम खरीद लिया बल्कि, और इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स हैं, इंजन है, कन्वेयर बेल्ट एंड फिटिंग है, पता नहीं क्या होगा, अदर स्ट्रक्चर भी है, ठीक है। कुछ अदर कॉस्ट भी इनकर की गई हैं इस बॉटलिंग से रिलेटेड प्लांट से, जिसमें डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन है और स्टाफ ट्रेनिंग है। स्टाफ ट्रेनिंग को आप एसडी कॉस्ट में ऐड नहीं करते, डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन को ऐड करते हैं। बट मसला ये है कि पूरा ट्राला भर के इकट्ठी चीज़ें आई होंगी तो किसी ना किसी बेस पर इसको तीनों कंपोनेंट से बांटना पड़ेगा, क्योंकि हर कंपोनेंट की रेजल वैल्यू अलग है, हर कंपोनेंट की लाइफ अलग है, तो हर एक ने डेप्रिसिएट अलग होना है, ठीक है। अब प्लांट अवेलेबल फॉर यूज हो गया था 1 फरवरी को, ऑल दो प्रोडक्शन 1 मार्च को हुई, दफा दूर, हम तो यहाँ से शुरू करेंगे डेप्रिसिएशन। फिर प्लांट रिमेन आइडल इन अक्टूबर, जबकि फैक्ट्री हॉलीडेज कैसे बंद रही, भाई डेप्रिसिएशन नहीं रुकती चाहे बंद रहे। कंपनी स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करती है, और अदर कॉस्ट जितनी भी हैं उनको इवनली तीनों पार्ट्स में बांट देना, यानी कि 783 को डिवाइड बाय 3 कर दो और हर पार्ट के अंदर ऐड कर दो। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाया गया सवाल को, हालांकि वैसे तो सीधी सी बात थी, जैसे आपको पता ही है कि आपने इंजन को 15 माइनस 500 डिवाइड बाय 5 करके देखना था, 1 फरवरी को आया तो पहले साल 11/12, ठीक है। ऐसे ही दूसरों को भी, तो इसको मैनेज कैसे करना है सवाल को, ये अब थोड़ा सा आपने देखना है। जर्नल एंट्रीज करिएगा, मैं इंशाल्लाह कल आपको इसकी वर्किंग भी करवाऊंगा और जर्नल एंट्रीज भी करवाऊंगा, ठीक है। अभी भी मैं आप लोगों को किट के क्वेश्चंस वैसे बाय द वे बताऊं तो आपकी ना ये किट के अंदर ही कहाँ पे है, ठहर जा स्टार्ट, ठहर जा, हैं हाँ जून 25 तक है, बाकी तो अभी 2 महीने तक आएगी, लेकिन कोई खास चेंज है नहीं। IFRS 18 उन्होंने कहा है कि देख लीजिएगा, वो जब आएगा तो वो मैं देख लूंगा, वो मुझे कहा है उन्होंने, हैं ये अच्छा ठीक है, मैं पूछूंगा भाई जिनसे मुझे मिला है जितना को मिला है वो भेज दूंगा, लेकिन मैं फिलहाल क्या दिखाना चाह रहा था आपको, मैं ये दिखाना चाह रहा था आपको, ये मैंने ना आप लोगों की वो तस्वीरें खींची हैं, ये तस्वीरें खींची हैं, तो आपकी इस किट के अंदर ही उन्होंने खुद भी लिखा हुआ है कि IAS 16, 20, 23, 38, 40 और IFRS 5 के ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, MCQs हैं, फिर ये आगे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस तो वैसे ही आपको बताया ना मैंने कि वो सिर्फ इन टॉपिक्स में जाकर आने हैं, ठीक है। तो वो 400 से आगे शुरू होते हैं जाके, एनीवेज। तो यहाँ से
मैंने वैसे आपके लिए थोड़ा सा बनाया है, फिर मज़ीद जब तैयार हो जाता है तो मैं ये आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये जो मैं लिख रहा हूँ इसके अंदर फिर ये है कि अभी इस वक्त MCQs जो हैं वो आप ये 1 2 3 8 10 11 ये तो कर सकते हैं। मैंने ऐसे ही बस बैठे बैठे ज़रा देखा था क्विकली, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें अभी फाइनल नहीं है, इसकी पिक्चर अगर ना लें तो बेहतर है, जब फाइनल होगा तो ये आपके लिए बना रहा हूँ, फिर दे दूँगा। हाँ, अगर आपने 1 2 3 8 10 11 MCQs ट्राई करना है तो बेशक कर लीजिएगा। मैंने नहीं पढ़े ज़्यादा ध्यान से तो पता नहीं क्या निकले, तो ये समझे आपका पर्चा आ गया। क्या ख्याल है? बाकी भी चल रहा है काम, ये वाले भी कर सकते हैं। अब कुछ जो है उसके अंदर मिक्सचर है, तो ज़रा मैं आज ध्यान से इत्मीनान से देखूंगा, ज़रा इनको ज़रा थोड़ा सा मैं आपके लिए थोड़ा रिफाइन कर लूँगा, तो फिर आपके सामने आपके साथ ये शेयर कर दूंगा, ताकि फिर जब आगे 16 पूरा हो तो जो MCQs जो शॉर्ट क्वेश्चन आप कर सकते हैं वो आप कर लें। जिनके साथ मैंने यूँ लिखा होगा कि ये फ़लाँ टॉपिक के बाद करना, तो उसके ऊपर निशान लगा लो कि जब वो टॉपिक होगा तो उसके बाद वो भी हो जाएगा। ज़ाहिर है मैं खुद भी करवा रहा हूँ, और जो मसला आएगा चाहे सारे MCQs सारे सवाल मुझे 400 सवाल मुझे कराने पड़ जाए, मैं कराऊंगा, अगर आपको 400 के 400 समझना है। लेकिन आएंगे समझ, मसला ही कोई नहीं। आप एक बार शुरू तो करें, बिस्मिल्लाह तो करें। आपने आज अगर सिर्फ 5-6 MCQs ऐसे ही देखे, तसल्ली हो जानी है आपकी वैसे ही, ठीक है। तो उसके बाद ये 211 से 215 तक जो पहले वाला है इसको भी देख लेना, क्योंकि बाकी इसमें IAS 12 की छोटी सी एडजस्टमेंट, IAS 21 की है, तो इनको छोड़ दो। तो 211 से 215 ये जो आपके MCQ जो सिचुएशन वाले सवाल हैं कि आपके एक सिचुएशन है उसके आगे 5 सवाल दिए होंगे, तो ये भी आपने कर लेना है, ठीक है। तो ये ट्राई करें। मैंने अभी ध्यान से नहीं देखा तो देखी जाएगी कल, ओके। तो 1 2 3 8 10 11 ये इन प्रोसेस है, वर्क इन प्रोसेस है, ठीक है। पहली बार SSC पढ़ा रहा हूँ ना मैं, तो वर्क इन प्रोसेस है। बाकी बच्चों के ये काम हुए पड़े होते, तो ये आप लोगों के लिए मैं इस तरह से बना दूंगा। फिर जैसे जैसे आप जो टॉपिक किया, मैं कल इंशाल्लाह IAS 20 स्टार्ट कर दूंगा, इंशाल्लाह IAS 20 में स्टार्ट कर दूंगा। फिर इसी तरह से मेरा दिल है IAS 40 IAS 23, तो ये बेसिकली आपका एक चैप्टर है, ठीक है। तो फिर उसके बाद IAS 36 है, 38 है, ये भी करने हैं। लेकिन ये बहुत ही थोड़े टाइम लेने वाले स्टैंडर्ड्स हैं इंशाल्लाह, लेकिन हम अपनी तसल्ली करेंगे इनके अंदर जहाँ तक हो सका, ठीक है। तो इसको फ़िलहाल अभी मैं वर्क इन प्रोसेस, इसलिए मैं इसको नहीं छेड़ रहा। तो बाकी आपके ये MCQs हैं, अब कल इंशाल्लाह इनको मैं देख लूँगा, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही भाई, ज़िंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।